वही आज आर्यन भी अबीर को लेने उसके कॉलेज आया हुआ था। अपने चेहरे पर मास्क लगाए और अपनी कार से उतर अबीर को ढूंढने लगता है। तभी उसका नजर आहान पर जाता जो उसके अबीर से बात कर रहा था, और ये देख उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। उसकी मुठियां भींच जाती हैं। गुस्से में वह अबीर के पास जाने को था, तभी उसे अबीर उन सब के पास से आता हुआ नजर आता है और उसका कदम वहीं पर रुक जाता है और खड़ा हो अबीर के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर में अबीर वहां आ जाता है और कॉलेज के गेट के सामने आर्यन को खड़ा देख अबीर के होठों पर मुस्कान छा जाता और बिना देरी किए भागता हुआ आर्यन के पास चला जाता है। भागते हुए वो हल्का सा हौंफ रहा था, पर उसके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। और आर्यन, उसकी आंखों का गुस्सा पल भर में पिघल चुका था और वह अपने कार के आगे लद अबीर के आने का इंतजार करने लगता। उसकी उंगलियां बार बार कार की चाबी से खेल रही थी, जैसे वो अपने गुस्से और दर्द दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अबीर आर्यन के पास आ उसके चेहरे से मास्क को उतार कहता है, गर्मी बहुत है, आप मास्क क्यों पहनते हो? बिना कोई जवाब दिए आर्यन कड़क आवाज में कहता है, कार के अंदर बैठो। इतना कह आर्यन कार का दरवाजा को खोल ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आर्यन का आवाज सुन अबीर समझ चुका था कि आर्यन गुस्से में है, पर क्यों? यही सोचते हुए अबीर भी कार के अंदर बैठ जाता है। अबीर के बैठते ही आर्यन कार को स्टार्ट कर कॉलेज से निकल जाता है। वही अबीर उसे अपने मासूम नजरों से प्यार से देखता रहता। उसकी नजरों में बेपनाह मोहब्बत थी, जैसे वो आर्यन के हर मूड को बिना बोले समझ लेना चाहता हो। खुद की तरफ ऐसे देखता पा आर्यन गुस्से में कार को रोक देता और अबीर की तरफ देख गुस्से में ही कहता है, वो आहान तुम्हें अच्छा लगता है क्या? उसके सवाल में जलन साफ झलक रही थी और साथ ही एक डर भी खो देने का डर। आहान का नाम सुन अबीर समझ गया था कि शायद आर्यन ने उसे आहान के साथ बात करते हुए देख लिया होगा, इसलिए इतने गुस्से में है। खुद में ही ये सोचते हुए अबीर भी आर्यन के आंखों में देख कहता है, अगर आहान मुझे अच्छे लगते भी हैं तो इससे आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? उसने ये बात जानबूझकर कही थी ताकि वो जान सके कि आर्यन की जिंदगी में उसकी क्या जगह है। अबीर का सवाल सुन आर्यन झट से कहता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम सिर्फ आर्यन खन्ना के हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। ये सुन अबीर मुस्कुराते हुए कहता है, ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं सिर्फ आपका हूँ, पर आपका क्या, आप मुझे क्या समझते हो? उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरी उम्मीद थी कि शायद आज उसे कोई जवाब मिल जाए। वही आर्यन बिना कोई जवाब दिए वापस कार स्टार्ट कर रफ्तार से चलाने लगता है। ये देख अबीर के चेहरे पर उदासी छा जाता है और उसके उदास चेहरे को देख आर्यन अपने मन में ही कहा, सॉरी अबीर, लेकिन हम दोनों का कभी कोई फ्यूचर नहीं हो सकता साथ में। इसलिए मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, पर तुम्हें किसी और के करीब भी नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। वो खुद से ही लड़ रहा था और खुद की किस्मत पर अफसोस करते हुए कहता है, क्या करूं मैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शाम का 7 बज चुका था। वही यश ईशान के केबिन में ही बैठे अपने फोन पर लिए फोटो को देख रहा था, तभी उसे आहान का कॉल आता है। आहान का नंबर देख यश झट से फोन को उठा अपने कान में लगा कहता है, हाँ बोल आहान। तभी आहान कहता है, कहाँ है तू? आहान के सवाल पर यश झट से कहता है, ईशान के साथ ऑफिस आया हुआ हूँ। यश और ऑफिस में है ये जान आहान जोरों से हंसने लगता है। उसे हंस देख यश चिढ़ते हुए कहता है, मत हंस, मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा ना हो सारा गुस्सा तुझ पर निकाल दूं। तभी आहान झट से कहता है, तेरा गुस्सा मुझ पर निकालने के लिए मैं खुद आ जाता हूँ तेरे पास। ये सुन यश कहता है, मतलब? आहान अपने कार को ईशान के ऑफिस की तरफ ले जाते हुए कहता है, हम सब एंजॉय करने के लिए बाहर जा रहे तो तुझे 5 मिनट में लेने आ रहा हूँ, नीचे आ जा। तो मुस्कुराते हुए यश भी हाँ कह देता है। उसके चेहरे पर हल्की शरारत और राहत दोनों झलक रहे थे। तो यश फोन को अपने पैकेट में रख ईशान को ढूंढने लगता ताकि उसे बताकर जाए। वही ईशान का कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग खत्म हो चुका था और बाकी के सारे लोग जा भी चुके थे, तो ईशान भी अपने केबिन वापस जाने को था, तभी नैन्सी उसके लिए कॉफ़ी ले आती है। कॉफ़ी देख ईशान कहता है, मेरे केबिन में ले आना। तो नैन्सी ईशान के हाथ में कॉफ़ी थमाते हुए कहती है, उफ ईशान, वहाँ जाते जाते कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी तो यही आराम से बैठकर पी लो ना। वही चिढ़ते हुए ईशान कहता है, वहाँ यश मेरा वेट कर रहा है तो उसके साथ ही कॉफ़ी पी लूँगा। उसकी आवाज़ में साफ था कि यश उसके लिए कितना मायने रखता है। इतना कह चेयर से उठने को था, तभी नैन्सी अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती, जिसके कारण नैन्सी के हाथ से कॉफ़ी छुटकर ईशान के शर्ट पर गिर जाता है। ये देख ईशान नैन्सी पर चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? उसके चेहरे पर झुंझलाहट और गुस्सा साफ था। इतना कह ईशान अपने आगे का शर्ट का बटन खोल हाथों से ही साफ करने लगता है।
वही नैन्सी झट से ईशान को सॉरी कह देती है और टेबल पर रखे टिश्यू पेपर को निकाल ईशान के करीब आ ईशान के सीने पर गिरे कॉफी को साफ करना शुरू कर देती है। वह जानबूझकर जरूरत से ज्यादा करीब आ रही थी। वही ईशान चिढ़ते हुए कहता है, क्या कर रही हो नैन्सी? वही नैन्सी मुस्कुराते हुए कहती है, वेट ईशान, बस साफ कर रही, बस 2 मिनट रुक जाओ। ईशान उसका हाथ खुद पर से हटाने ही वाला था कि तब तक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोल यश अंदर आ जाता है और नैन्सी को ईशान के साथ वो भी इतने करीब देख हैरान हो जाता है। उसका दिल जैसे एक पल को थम गया हो। तभी ईशान का नज़र यश पर पड़ता है और वो नैन्सी को खुद से दूर कर देता है। वही गुस्से में यश बिना कुछ कहे रूम से बाहर निकल जाता है और वही उसे जाता देख ईशान भी उसके पीछे चला जाता है और पीछे से ही यश का हाथ पकड़ कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है यश। तो यश भी मुस्कुराते हुए ही कहता है, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, बस इतना बताने आया था कि मैं आहान के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे पीछे मत आना। उसकी मुस्कान नकली थी, अंदर से वो बुरी तरह टूट चुका था। इतना क्या, यश गुस्से में ईशान का हाथ अपने हाथ से झटक देता और वहां से निकल जाता है। उसे जाता देख ईशान खुद पर गुस्सा करते हुए कहता है, हमेशा ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतने में ही वहां नैन्सी आ जाती है जो उन दोनों का बात सुन चुकी थी। वह ईशान के पास आ उसके कंधे पर हाथ रख कहती है, लगता है यश को कोई गलतफहमी हो गया है, मैं बात करूं उससे। ये सुन ईशान उसका हाथ अपने कंधे से झटक गुस्से में कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है और प्लीज़ मुझसे दूर रहो। इतना कह ईशान भी चला जाता है। वही नैन्सी शैतानी मुस्कान अपने होठों पर लिए कहती है, सॉरी ईशान, पर अमेरिका से मैं यहाँ तुमसे दूर नहीं बल्कि यश को तुमसे दूर करने आई हूँ और तुम्हारे करीब रहने। उसकी आंखों में जुनून था, जैसे वो किसी भी हद तक जा सकती हो। दूसरी तरफ ऋषि जो युवराज के घर पर आराम से सोया हुआ था, उसका भी नींद खुल जाता है और अपने आंखों को खोल बेड पर बैठ जाता है और टाइम देखता है। शाम का 7 बज चुका था, तो वह बेड से नीचे जा युवराज को ढूंढने लगता, पर युवराज उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह अपना फ़ोन निकाल सोचा युवराज को कॉल कर लिया जाए, पर तभी उसे याद आता कि उसके पास तो युवराज का नंबर ही नहीं है। तो गुस्से में ऋषि डाइनिंग टेबल पर अपना फ़ोन को रख देता है। तभी उसे टेबल पर ढका हुआ फ्रूट्स और दूध नजर आता है और प्लेट में ऊपर एक चिट था जो युवराज छोड़कर गया था, जिसमें लिखा था, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम घर से कहीं बाहर मत जाना और मेरे आने से पहले ये सारा फ्रूट्स और दूध खत्म हो जाना चाहिए। युवराज का नोट देख ऋषि के होठों पर मुस्कान छा जाता है। उसे पहली बार किसी का इतना ख्याल महसूस हुआ था। तो वह डाइनिंग टेबल पर बैठ युवराज का रखा फ्रूट्स और दूध पीने लग जाता है। वही यश बिल्डिंग के नीचे जा आहान के आने का इंतजार करने लग जाता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। हाथ जेब में डाले वो बार बार घड़ी देखता, फिर सड़क की तरफ नजरें टिकाए गहरी सांस भरता। दिल में जैसे गुस्से और दर्द का तूफान चल रहा था। कुछ ही देर में आहान भी पहुंच जाता है और अपनी कार को यश के सामने खड़ा कर देता है। उसकी कार को देख यश बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खोल उसके बगल वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है। बैठते वक्त भी उसने आहान की तरफ देखा तक नहीं, बस सामने विंडशील्ड के पार कहीं खोया हुआ सा देखने लगा। यश के बैठते ही आहान कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। कार के अंदर कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा जाती है, इतनी भारी कि जैसे हवा भी रुक गई हो। यश के चेहरे को देख साफ पता चल रहा था कि उसका मूड बड़ा खराब है। उसकी आंखें हल्की लाल थीं, जबड़ा भींचा हुआ था और उंगलियां बेचैनी से सीट पर थाप दे रही थी। तो झट से आहान यश की तरफ देख चिंता भरे लहजे में कहता है, क्या हुआ, चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? ईशान ने फिर कुछ किया क्या? आहान का सवाल सुन गुस्से में यश कहता है, उसका नाम भी मत ले, नहीं तो मैं यही उतर जाऊंगा। उसकी आवाज में इतनी तीखी जलन थी कि आहान एक पल को सच में घबरा गया। ये सुन आहान झट से कहता है, चिल ब्रो, नहीं ले रहा, तू शांत हो जा। इतना कह आहान आगे देखकर ड्राइव करने लग जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि यश का गुस्सा यूं ही नहीं भड़कता। कुछ ही देर में दोनों मुंबई के सबसे बड़े बार में पहुंच जाते हैं। बाहर चमकती रोशनी, तेज म्यूजिक और भीड़ का शोर था, लेकिन यश के अंदर का शोर उससे कहीं ज्यादा था। तो दोनों साथ ही अंदर जाने लगते। बार में पहले ही नायरा, कार्तिक और मेहिका मौजूद थे। वे आपस में हंसते बात करते बैठे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यश का चेहरा देखा, सबकी मुस्कान हल्की पड़ गई। तो यश और आहान भी उनके पास जा साथ ही बैठ जाते हैं और लग जाते हैं बात करने, पर यश की चुप्पी साफ बता रही थी कि कुछ बड़ा हुआ है। उन दोनों के आते ही नायरा वेटर से खाने का ऑर्डर देने को थी, तभी यश कहता है, खाना खाने का मन नहीं है, मुझे सिर्फ ड्रिंक करना है। इतना क्या, यश उस वेटर की तरफ देख कड़क आवाज में कहता है,
सबके लिए ड्रिंक और स्नैक्स लेकर आओ। फिर उसे याद आता कि मेहका बिल्कुल भी नहीं पीती थी, तो यश झट से कहता है, और इनके लिए एप्पल जूस। इतना कह यश आराम से बैठ जाता है, लेकिन उसका आराम भी अजीब था, जैसे शरीर बैठा हो पर मन कहीं और भटक रहा हो। यश के बिगड़े मूड को देख सभी समझ चुके थे कि जरूर ईशान से रिलेटेड ही कोई बात होगा। माहौल में तनाव घुल चुका था, तो हिम्मत कर नायरा यश की तरफ देख धीरे से कहती है, क्या हुआ है यश, ईशान से झगड़ा हुआ है क्या? फिर से ईशान का नाम सुन चिल्लाते हुए यश कहता है, ईशान ईशान ईशान, उसका नाम लेने के अलावा तुम लोगों के पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या? अगर नहीं है तो बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि पास की टेबल पर बैठे लोग भी पलटकर देखने लगे। इतने में ही वेटर ड्रिंक और स्नैक्स ला टेबल पर रख देते हैं और यश गुस्से में ग्लास उठा पीना शुरू कर देता है, एक के बाद एक घूंट, जैसे हर घूंट के साथ वो अपने अंदर की तकलीफ को डुबो देना चाहता हो। उसका बात सुन सब बस खामोश हो उसे ही देखने लगते हैं। कार्तिक ने आहान की तरफ देखा, जैसे आंखों से पूछ रहा हो क्या हुआ है इसे, पर आहान ने बस हल्के से सिर हिला दिया। दूसरी तरफ ऋषि भी युवराज का रखा फ्रूट्स और दूध पी सोफे पर बैठे टीवी ऑन कर आराम से लद हंसते हुए टॉम एंड जेरी कार्टून देख रहा था। उसकी मासूम हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। देखते हुए खुद में ही कहता है, ये जेरी बहुत चतुर और चालाक है। पहले तो खुद टॉम को आराम से सोने नहीं देती और फिर खुद ही मासूम बनती है, जैसे इसके जितना मासूम चूहा पूरी दुनिया में ही नहीं है। वो ये सब कहे जा रहा था, तभी उसके पैर के नीचे एक छोटा सा चूहा आ जाता और उसके पैर की उंगली को काट देता है। काटते ही ऋषि की हंसी चीख में बदल जाती है। वही ऋषि चिल्लाते हुए अपना पैर जमीन से हटा सोफे पर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था, आंखें फैल गई थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सामने चूहा को देख अपना दोनों कान बंद कर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ। वही वो चूहा जैसे मानो गुस्से में ऋषि को घूर रही थी और वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कमरे में एक अजीब सी स्थिति बन गई थी, एक तरफ छोटा सा चूहा, दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा डरा हुआ ऋषि। वही ऋषि जिसे चूहा से बहुत डर लगता था, तो वह किसी तरह उस छोटी चूहे से नजर बचाते हुए सोफे से कूद जाता है और चिल्लाते हुए घर का दरवाजा खोल बाहर भाग जाता है। बाहर जाते ही उसे युवराज गेट खोल अंदर आते हुए दिखता। ऋषि की हालत देखे बिना ही वह भागता हुआ युवराज की गोद में जा चढ़ जाता है। वही युवराज भी दोनों हाथों से उसे कस के पकड़ लेता और कठोर आवाज में कहता है, ये क्या है ऋषि, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ऋषि का दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। वह युवराज की शर्ट को कसकर पकड़े हुए था, जैसे छोड़ते ही कोई उसे पकड़ लेगा। वही ऋषि अपने मासूम आवाज में कांपते हुए कहता है, अंदर कुछ है। ऋषि के चेहरे पर घबराहट को देख युवराज भी टेंशन में आ जाता कि अंदर आखिर ऐसा है क्या जिसे देख ऋषि इतना डर गया है। तो युवराज ऋषि के आंखों में देख नर्म आवाज में कहता है, अंदर क्या है? वही झट से ऋषि कहता है, अंदर जेरी है। जेरी है? ये सुन युवराज थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, कौन जेरी? तो वापस ऋषि जल्दी जल्दी बोलते हुए कहता है, उफ युवराज, तुम कार्टून नहीं देखते? टॉम एंड जेरी वो वाली जेरी वो घर के अंदर आ गई हैं। उसकी आंखों में सच्चा डर था, जैसे सच में कार्टून की दुनिया हकीकत बन गई हो। युवराज एक पल के लिए उसे देखता है, फिर हल्की सी मुस्कान दबाते हुए भी गंभीर बनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए अभी सबसे जरूरी था ऋषि का डर दूर करना। अब घर के अंदर सच में क्या था, एक मासूम सा चूहा या ऋषि की कल्पना का जेरी? ये देखने के लिए युवराज धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और ऋषि उसकी गर्दन से चिपका हुआ, आंखें कसकर बंद किए, बस दुआ कर रहा था कि जेरी वापस अपने कार्टून में चली जाए। ऋषि का बकवास बात सुन चिढ़ते हुए युवराज कहता है, तुम्हारा मतलब अंदर चूहा है? तो ऋषि अपना सर को हाँ में हिला देता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी और डरावनी बात देख ली हो। उसकी आंखों में हल्की सी नमी और डर साफ झलक रहा था, पर साथ ही उसके चेहरे पर वही बचकानी मासूमियत भी थी। ऋषि का बचकाना हरकत देख गुस्से में युवराज कहता है, उतरो मेरी गोद से। उसकी आवाज सख्त थी, पर अंदर कहीं ना कहीं वह ऋषि की इस नादानी पर मुस्कुरा भी रहा था। तो ऋषि अपने फेस पर पाउट बना कहता है, मुझे चूहे से डर लगता है और मुझे काट भी दिया चूहे ने, मैं नहीं उतरूंगा, तुम मुझे ऐसे ही अंदर ले चलो। वह युवराज की शर्ट को और कसकर पकड़ लेता है, जैसे सच में कोई खतरा उसके आसपास हो। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। ऋषि का मासूम शक्ल देख युवराज का गुस्सा शांत हो जाता है और वह बिना कुछ बोले ऋषि को गोद में ही उठाए अंदर ले जाने लगता है। उसके कदम भारी थे, पर दिल हल्का, जैसे इस नटखट लड़के ने अनजाने में उसके चेहरे की सख्ती पिघला दी हो।
घर का दरवाजा खोल हॉल में आ जाता है। तब तक वो चूहा भी गायब हो चुका था। हल्की पीली रोशनी में दोनों की परछाइयां दीवार पर साथ साथ पड़ रही थी। तो युवराज ऋषि की तरफ देख कहता है, लगता है तुम्हारी जैरी जा चुकी है, तो तुम भी उतर जाओ। वही ऋषि युवराज के एब्स को छूते हुए फ्लैट आवाज में कहता है, इतनी अच्छी बॉडी है, 5 मिनट और पकड़ लोगे तो एब्स कम नहीं हो जाएंगे। उसकी उंगलियां जानबूझकर थोड़ी देर तक टिकी रहती हैं और उसके होठों पर शरारती मुस्कान खेल रही होती है। फिर से ऋषि का फ्लग देख युवराज उसे गोद से उतार देता है और उसका हाथ पकड़ कड़क आवाज में कहता है, चलो तुम्हें तुम्हारे होटल जाकर छोड़ देता हूँ, बहुत रह लिए तुम मेरे घर। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर उस गुस्से के पीछे छुपी हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे वह खुद को संभाल रहा हो। ये सुन ऋषि युवराज का हाथ झटक देता है, फिर सोफे पर लेट अपना पेट पकड़ झूठा रोने की एक्टिंग कर कहता है, आउच, मेरे पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, लगता है चूहे के काटने से मैं बीमार हो गया हूँ। वह हल्की हल्की सिसकियां भी भरने लगता है, जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया हो। उसका नौटंकी देख युवराज गुस्से में उसका हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती उठाते हुए कहता है, ऋषि नौटंकी करना बंद करो और चलो मेरे साथ। उसकी पकड़ मजबूत थी, पर दिल के अंदर धड़कन तेज हो चुकी थी। वही ऋषि भी युवराज का हाथ अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, कहा ना मेरे पेट में दर्द हो रहा, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा फिलहाल। इतना कह ऋषि जोर से युवराज का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है और युवराज का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा जाकर ऋषि के ऊपर गिर जाता है। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगती हैं। युवराज के करीब आते ही ऋषि का दिल जोर से धक धक करना शुरू हो जाता है। उसकी पलकों की कंपन साफ महसूस हो रही थी। वही युवराज का नजर भी बस ऋषि के मासूम चेहरे और लाल होठों पर टिक जाता है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। समय जैसे कुछ पल के लिए थम गया हो, कमरे में सिर्फ उनकी सांसों और धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। ऋषि के बढ़ते धड़कनों की आवाज युवराज के कानों तक आ रही थी, तो वह ऋषि के दिल पर अपना हाथ रख कहता है, तुम्हारा दिल इतने जोरों से क्यों भाग रहा है? उसकी आवाज अब पहले जैसी कठोर नहीं थी, उसमें हल्की सी घबराहट और जिज्ञासा थी। वही ऋषि मुस्कुराते हुए कहता है, शायद मेरे दिल को तुम अच्छे लगने लगे हो और ये तुम्हारे करीब रहना चाहता हो। उसकी आंखों में इस बार शरारत नहीं, सच्चाई थी। ऋषि का बात सुन चिढ़ते हुए युवराज उससे दूर हो खड़ा हो जाता है और ऋषि की तरफ देख कठोर आवाज में कहता है, तो संभाल के रखो अपने दिल को, गलत इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द झलकता है, जैसे वो खुद को गलत मान चुका हो। युवराज का बात सुन ऋषि भी खड़ा हो जाता है और अपने आंखों को रोल कर कहता है, हाँ, मेरे दिल को तुम जैसा इंसान चाहिए भी नहीं जो रूड और एरोगेंट हो। पर उसकी आवाज में हल्की कपकपी थी, जैसे वह खुद अपने शब्दों से आहत हो गया हो। तो युवराज ऋषि की तरफ देख कहता है, सही कहा, मैं रूड और एरोगेंट दोनों हैं, इसलिए कह रहा हूँ मेरे करीब आने का सोचना भी मत। उसकी मुठ्ठियां भींची हुई थी, जैसे वह खुद से लड़ रहा हो। इतना कह टाइम देखते हुए युवराज कहता है, फाइन, आज रात भर रुक सकते हो, कल चले जाना। और बिना पीछे देखे सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में चला जाता है। वही क्रूर मुस्कान अपने होठों पर लिए ऋषि कहता है, ऋषि मल्होत्र को जो पसंद आ जाता वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहता है, और तुम तो मेरे दिल को पसंद आ चुके हो, तो ऐसे कैसे मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं? उसकी आंखों में जुनून था और हल्की सी पागलपन भरी मोहब्बत भी। दूसरी तरफ यश बार में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और काफी नशे में हो चुका था, पर फिर भी वह ड्रिंक पे ड्रिंक लिए जा रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, दिल टूटा हुआ था और हर घूंट के साथ वो अपने दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसे देख सबको बहुत टेंशन होने लगता, पर किसी के पास हिम्मत ही नहीं था यश को रोकने का, वरना वो फिर गुस्सा करेगा। तभी मेहिका कहती है, ईशान भैया को कॉल करके बता दूं क्या वो यश भैया? मेहिका इतना कही ही थी कि आहान झट से कहता है, रहने दो मेहिका, मेरे यश का ये हालत उसी के वजह से हुआ है। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। ईशान का नाम सुन यश अपने नशे भरे आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना उसका नाम मत ले, तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो? उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे, पर वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। और खड़ा हो यश डांस फ्लो पर जाते हुए कहता है, मुझे किसी से बात नहीं करना। इतना कह यश फ्लो पर जा डांस करने लग जाता है। उसकी हर मूवमेंट में बेकाबू दर्द था। यश को देख वहां मौजूद लड़कियों का दिल उस पर आ चुका था। वही एक लड़की उसके पास आ यश के कंधे पर हाथ रख कहती है, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? वही नशे में यश मुस्कुराते हुए कहता है, व्हाई नॉट बेबी? इतना कह यश अपना हाथ उस लड़की की कमर पर रख देता और उसके साथ डांस करने लग जाता है।
वही वो लड़की अपना हाथ यश के जिस्म पर फेरते हुए कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उसके सवाल को सुन मुस्कुराते हुए यश कहता है, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुन उस लड़की के होठों पर मुस्कान छा जाता है और वह यश के आंखों में देख कहती है, तुम इतने हॉट और चार्मिंग दिखते हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो नशे भरे आवाज में यश कहता है, किस्मत ही खराब हो, दिल आया भी तो एक लड़के पर। उसकी आवाज में टूटा हुआ गर्व था। लड़के पर ये सुन वो लड़की झट से कहती है, मतलब? वही यश उसके कान के करीब जा कहता है, मतलब ये कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। ये जान उस लड़की के होश ही उड़ चुके थे तो यश के होठों के करीब जा कहती है, मेरे साथ ट्राई करके देखो, क्या पता उसे भूल जाऊं। इतना कह वो लड़की यश के होठों को किस करने वाली थी, तभी बीच में ईशान आ उस लड़की को यश से दूर कर गुस्से में कहता है, सॉरी बट यश का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वो मैं हूँ। उसकी आंखों में आग थी और प्यार भी। इतना कह ईशान यश का हाथ पकड़ अपने साथ बाहर ले जाने लग जाता है। यश लड़खड़ाते कदमों से उसके साथ चल रहा था, जैसे वही उसका सहारा हो। ईशान के लुक्स को देख वो लड़की अपने दिल पर हाथ रख कहती है, हाय कितना हॉट है ये, इसे देखकर लड़कियां ही नहीं लड़का भी फिसल सकते हैं। काश ऐसा बॉयफ्रेंड मेरा भी होता। वही यश के फ्रेंड्स बस उन दोनों को जाता हुआ देखते रहते हैं। तो वही दूसरी तरफ नरेन अपने लॉयर मिस्टर मेहता के साथ बैठा था। हाथों में ड्रिंक का ग्लास था पर आंखों में गुस्सा भरा था। वो मिस्टर मेहता की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ भी हो जाए पर भैया को बेल नहीं मिलनी चाहिए। नरेन का बात सुन मिस्टर मेहता हंसते हुए कहता है, आप राजवीर जी की फिक्र मत कीजिए, इस जन्म में तो उन्हें बेल मिलना मुश्किल है। तो वही नरेन कहा, हाँ लेकिन यश कुछ न कुछ जरूर कर रहा होगा, बस उसे शक न हो, इसलिए तुम उसे घुमाते रहना ताकि उसे लगे तुम कोशिश कर रहे हो भैया को निकालने में। ये सुन मिस्टर मेहता कहता है, हाँ नरेन, मैं यश को हैंडल कर लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। तो वही नरेन भी थोड़ी देर खामोश हो गया, फिर शराब के घुट लेते हुए गुस्से से कहता है, समझ नहीं आता इस ईशान का मैं क्या करूं, उसे कैसे मजबूर करूं कि वो यश के शेयर वापस उसके नाम कर दे। नरेन का बात सुन मिस्टर मेहता कहता है, नरेन यश के नाम पर जो शेयर है वो वापस उसके पास आ सकता है बिना ईशान के दिए। ये सुनते ही झट से नरेन कहता है, वो कैसे, क्या करना होगा उसके लिए? तो वही मिस्टर मेहता बोला, यश की शादी, एक बार यश शादी कर ले फिर जो शेयर बचा है वो भी और जो शेयर ईशान के पास है वो भी, दोनों उसकी वाइफ के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आप आराम से ईशान को हरा सकते हैं। इतना बोल मिस्टर मेहता सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगा और कैसे क्या करना है वो सब बताने लगा। सारा बात सुन नरेन कहा, पर यह पॉसिबल तभी होगा जब यश शादी करेगा, वो तो उस ईशान के लिए पागल है, मुझे तो समझ नहीं आता ऐसा कौन सा जादू कर दिया है ईशान ने उस पर, जो यश कभी मेरी बात भी नहीं टालता था, वो यश मेरी हर चीज के लिए न कहना शुरू कर दिया है। तो गहरी सांस लेते हुए मिस्टर मेहता बोला, यही तो चाहता था ईशान, बहुत प्लानिंग के साथ उसने ये सब किया है। फिर नरेन की आंखों में देखते हुए कहता है, लेकिन अगर आपको ईशान को हराना है तो किसी भी तरह यश को शादी करने पर मजबूर करना ही होगा। ये सुन नरेन सोचने लगा, आखिर यश को कैसे राजी करे शादी के लिए, क्योंकि ये बात नरेन भी बखूबी जानता था कि यश ये कभी नहीं मानेगा। थैंक यू।